सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का देविष्का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और कंटिन्यू रख रहे होंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पर आपको रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें बाल मनोविज्ञान, गणित की रीट लेवल फर्स्ट के क्वेश्चन और रीट लेवल सेकंड के गणित के क्वेश्चन और रीट लेवल सेकंड विज्ञान के क्वेश्चन को टॉपिक वाइज और सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको तैयार करवाए जाते हैं। तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसका फ़ायदा उठा सकें। और आइए शुरुआत करते हैं। हम आज बाल मनोविज्ञान की जो पहली यूनिट है उसकी एक वीडियो पहले अपलोड कर दी थी, जिसमें बाल मनोविज्ञान की परिभाषाएं और इत्यादि के बारे में हमने पढ़ा था। अभिवृद्धि और विकास की में अंतर वगैरह से संबंधित पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम बाल विकास अभिवृद्धि के मुख्य जो सिद्धांत हैं 17 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बने हैं, तो हम प्रत्येक जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को लेकर और उनके उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आता भी है तो आप उसको अच्छी तरीके से कर पाएँ। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है आपके सामने, विकास की दिशा का सिद्धांत। दूसरा जो सिद्धांत है आपके सामने वो है वृद्धि व विकास की गति एक से नहीं रहती है। तीसरा जो सिद्धांत है आपके सामने, विकास क्रम का सिद्धांत। चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। पांचवा है निरंतर विकास का सिद्धांत। छठा है एकीकरण का सिद्धांत। सातवां है विकास लंबवत ना होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। आठवां है विकास वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नौवां है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। 10वां है समान प्रतिमान का सिद्धांत। 11वां है समान सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। 12वां है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। 13वां है संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। 14वां है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। 15वां है विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। और 16वां है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। और लास्ट है आपके सामने विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। तो एक एक सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। तो लिखा है सबसे पहला जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, कि विकास किस दिशा में होता है। जब बच्चे का जन्म होता है या जब बच्चा गर्भावस्था में होता है तो बच्चे का विकास कौन सी दिशा की ओर होता है और क्या क्या परिवर्तन होते हैं समय के अकॉर्डिंग। तो इसमें देखते हैं हम, वृद्धि एवं विकास की अपनी ही दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है। इस प्रकार के विकास को मस्तक बोधमुखी एवं केंद्र से परिधि विकास भी कहते हैं। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना सीखता है और फिर उसके बाद बैठना सीखता है। हम इसमें कुछ माह और इस प्रकार से दे रखे हैं, तो उनके बारे में देखें कि प्रथम माह में बच्चा सिर उठाना सीखता है। तीसरे महीने में बच्चा गतिशील वस्तु पर नियंत्रण करना सीखता है। 5वें महीने में जो है बच्चा सहारा देने पर बैठता है। छठे और 7वें महीने में वो बिना सहारे के बैठ जाता है। और 7वें 8वें महीने में बच्चा जो है वो सहारे से खड़ा होना सीखता है। 9वें 10वें महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा हो जाता है। और 1 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो वो बिना सहारे के चलना शुरू कर देता है। 2 वर्ष का जो बच्चा है वो टेढ़ी मेढ़ी दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना प्रारंभ करता है। और जब 3 से 4 वर्ष का हो जाता है बच्चा तो कूदना और जो ट्राई साइकिल है, 3 पहिए वाली साइकिल है, उसको चलाना सीख जाता है। ये हमने किस सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा है? विकास की दिशा के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, ये ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि विकास एवं अभिवृद्धि के किस सिद्धांत में बताया गया है कि सिर से पैर की ओर विकास परिपक्वता होती है, तो विकास की दिशा का सिद्धांत, जिसमें मस्तक बोधमुखी और केंद्र से परिधि विकास के बारे में बताया गया है। दूसरे नंबर की
सिद्धांत की चर्चा हम करते हैं कि वृद्धि व विकास की गति एवं दर एक सी नहीं रहती है। कि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद उसकी वृद्धि होना और विकास होना, दोनों की दर जो है या गति, दर और गति जो है वो एक सी नहीं रहती हैं। जैसे कि विकास यूँ तो बराबर होता है परंतु गति हमेशा एक सी नहीं रहती है। जैसे बच्चा जब शिशु अवस्था में होता है तो शुरुआत में गति तीव्र होती है, बाद में मंद पड़ जाती है, परंतु किशोरावस्था के प्रारंभ में गति तेज हो जाती हैं, परंतु कुछ समय पश्चात यह भी धीमी हो जाती हैं। इस प्रकार की वृद्धि एवं विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि जो बच्चा जब शिशु अवस्था में रहता है तो विकास और वृद्धि तेजी से होती रहती है, और जब फिर किशोर अवस्था आती है तो फिर रिपीटेशन होता है। इसका मतलब बाल्यावस्था में जो है विकास की गति एवं दर जो है वो धीमी हो जाती है, और उसके बाद फिर किशोरावस्था के बाद किशोरावस्था में फिर तेज हो जाती हैं, और उसके बाद फिर जो है किशोरावस्था के बाद जो है वृद्धावस्था जो है प्रौढ़ावस्था उसमें कम हो जाती है। कुल मिला के जैसे इस तरीके से आपके ग्राफ बनता है। जैसे यहाँ पर आपकी जैसे बच्चे का जैसे जन्म हुआ और ये जो स्थिति आपकी शैशवावस्था वाली हो जाएगी, ठीक है, और ये जो हो जाएगी आपकी बाल्यावस्था वाली हो जाएगी, और फिर यहाँ पर जो है आपकी किशोरावस्था वाली हो जाएगी, और फिर यहाँ पे डाउन जो होगा वो आपके प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यह था दूसरा सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत की चर्चा हम करें, विकास क्रम का सिद्धांत। इसमें क्या है कि इस सिद्धांत में गामक एवं भाषा विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे बच्चा जब किस प्रकार से बोलना सीखता है तो उसका एक क्रम क्या रहता है। तो इसमें आपको एक कोड ध्यान रखना है, LSRW। LSRW। सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर वो क्या करेगा, रीडिंग करेगा, और उसके बाद फिर राइटिंग करेगा। तो भाषा के विकास में बालक पहले सुनता है, इसके बाद बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। यानी LSRW वाला मेथड अपनाता है कि L सबसे पहले लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग करेगा, फिर रीडिंग करेगा और फिर राइटिंग करेगा। तो इस प्रकार से क्रम होता है। और ऐसे ही जब बालक गर्भ में होता है तब क्या होता है, तब विकास का क्रम क्या होता है, गर्भावस्था से शैशवावस्था, शैशवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था। तो ये क्रम देता है। तो इस स्टेप के बाद इस स्टेप और इस स्टेप के बाद इस स्टेप और मनुष्य का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको इस तीसरे सिद्धांत को ध्यान रखना है, विकास क्रम का सिद्धांत, LSRW। नेक्स्ट हम देखें परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये चौथा सिद्धांत है आपके। तो इस सिद्धांत में क्या बात कही गई है देखते हैं हम। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के विकास के सभी स्वरूप शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। गैरिसन व अन्य जो वैज्ञानिक हैं उनका जो कथन है कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य एवं परस्पर संबंध पर बल देता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझें कि ये कहावत है कि अगर जो शरीर स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है और सामाजिक कार्य करने में भी वो आगे रहता है। कि जो स्वस्थ रहेगा वो सामाजिक कार्यों में भी आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है। तो यह परस्पर सिद्धांत के अनुसार होता है, जिसमें चार चीज़ें याद रखनी है आपको, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, जो कि बालक के विकास में निरंतर उसको आगे बढ़ाते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हम देखें पांचवा जो सिद्धांत है आपका, पांचवा जो सिद्धांत है उसको देखें, निरंतर विकास का सिद्धांत। मतलब कंटिन्यूटी, विकास में कंटिन्यूटी किस प्रकार से बनी रहती है। तो देखते हैं, विकास की प्रक्रियाओं की निरंतरता का जो सिद्धांत है वो केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, मतलब बिना रुके चलती रहती हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु तक यह निरंतर चलती रहती है। मतलब जिस दिन मृत्यु हो जाएगी उस दिन विकास की प्रक्रिया रुक जाएगी, बाकी निरंतर चलती रहती हैं। हृदय की धड़कन आप इसका एक एग्जाम्पल मान सकते हो। नेक्स्ट हम देखें छठा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण यूनिटी से संबंधित है कि आपका जो शरीर है उस शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं वो सभी जो अंग हैं वो और
एक दूसरे से जुड़कर और फिर कार्य करते हैं। जैसे बच्चा एक जब चलना सीखता है तो किस प्रकार से पहले उंगली पकड़ता है, उंगली पकड़ के खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है। तो इस तरीके से देखें कि पहले संपूर्ण अंगों को और फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले हाथों को, फिर अंगुलियों को और फिर बाद में हाथ एवं अंगुलियों को हिलाना सीखता है। एक छोटा सा बच्चा जब होता है उसके बारे में बात हो रही है कि पहले जो बच्चा है वो हाथों को, फिर अंगुलियों को और बाद में हाथ और अंगुलियों दोनों को हिलाना सीखता है। छोटा बच्चा जब रहता है तो वो पहले हाथ ही हिलाएगा, फिर उंगलियां हिलाएगा और उसके बाद फिर उंगलियां और हाथ दोनों एक साथ में हिलाता है। तो इसको एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। सातवां हम देखें, इस वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। इसमें हम देखें विकास लंबवत न होकर चक्राकार या वक्राकार होता है। कि एक अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत में कि विकास जो है वो किस प्रकार होता है, तो वो चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, न कि लंबवत होता है। जैसे कि इस चित्र के माध्यम से हम समझें, इसके अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होती है तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास वर्तुलाकार रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। जैसे गर्भावस्था से फिर शेषवावस्था, शेषवावस्था से बाल्यावस्था और बाल्यावस्था से किशोरावस्था और किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो बच्चे का जो विकास है वो जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है तो एक लूप बनता जा रहा है और सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है, यहाँ से फिर पीछे गया, फिर पीछे गया और फिर पीछे गया। तो इस प्रकार से प्रगति होती रहती है। तो विकास एक रेखीय नहीं होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। जैसे कि गर्भावस्था से शेषवावस्था में आया तो बच्चे में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उसके हाथ और पाँव में परिवर्तन होता है, फिर चलना बैठना सीखता है, चलना सीखता है और फिर बोलना सीखता है। तो कितना विकास तेजी से होता है। और जब बाल्यावस्था में रहता है तो विकास फिर धीमा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर किशोरावस्था जब आती है तो फिर अलग परिवर्तन होते हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछें आना, आवाज़ का भारी होना और हार्मोनल इफेक्ट भी रहते हैं। इसी प्रकार से लड़कियों में भी परिवर्तन होते हैं। तो उस टाइम पे फिर विकास की जो गति है वो बढ़ जाती है। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो विकास रेखीय नहीं होकर या लंबवत नहीं होकर कैसा होता है, वर्तुलाकार या चक्राकार होता है। तो इस डायग्राम को आप ध्यान में रखें कि विकास जो है लंबवत न होकर कैसा होता है, चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट हम देखें, आठवां जो सिद्धांत है आपके सामने स्क्रीन पर है, उसको देखें कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिद्धांत है, एग्जाम में पूछा जाता है। देखें इसमें कि विकास, बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व है। बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। जैसे कि एक छोटा उदाहरण से समझें, एक परिवार में छोटा बच्चा अपनों से बड़ों को देखकर, सुनकर और अनुकरण या नकल करते हुए सीखता है कि उसके माँ बाप कैसे बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। तो उसके अनुसार ही बच्चा देखकर, सुनकर और अनुकरण करके सीखता है। ये दोनों फैक्टर काम करते हैं इसमें, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट हम देखें व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। देखते हैं इसमें, एक ही आयु के दो बालक या बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। इसको हम दो उदाहरण से समझते हैं। पहला एक उदाहरण दे रखा है कि बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। जैसे कि जब बच्चे रहते हैं लड़के लड़कियों में, तो उस टाइम पे अगर हम देखें कि जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो लड़कियों में परिवर्तन जल्दी होते हैं और लड़कों में परिवर्तन धीमी गति से होते हैं। तो ये एक व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से हम देखें कि एक दो जुड़वा भाई बहन या भाई भाई या भाई बहन बहन है तो उनके शारीरिक, संवेगात्मक और सामाजिक विभिन्नता देखने को मिलती है, अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आता है। जुड़वा भाई बहनों का याद रखें आप, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है इसमें
कि इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास शारीरिक, मानसिक, भाषा और संवेगात्मक, अभी आया है ये पॉइंट, संवेगात्मक समान रूप से होता है। इसको उदाहरण से कैसे समझेंगे कि पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी, मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी, यह समान प्रतिमान के अंतर्गत आता है। एक और उदाहरण देखें कि गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है और अमीर परिवार के बच्चे भी पहले घुटनों के बल ही चलना सीखते हैं। तो यह समान प्रतिमान के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये दोनों उदाहरण आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था इस चैनल पर और अभी भी कह रहा हूँ, आप एक रजिस्टर बनाइए, उस रजिस्टर में जो टॉपिक वाइज वीडियो डलती जा रही है आपको उनको नोट करते जाना है। जब आप रिवीजन करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट हम देखें, और इसके अलावा ये जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं थ्योरेटिकल पार्ट, और आपके लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे अगली वीडियो में। तो आप चैनल को देखते रहिए और साथ के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रखिए। चलो आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। तो क्या है इसमें देखते हैं कि सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। कैसे, उदाहरण से समझेंगे कि सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है, बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद अलग होता है, और बड़ा होने पर मन ही मन रोया करता है। या फिर देखें कि भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द जैसे पक्षियों को चिड़िया कहना और बाद में विशिष्ट शब्द विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ करता है। एक छोटे बच्चे की जो बात हो रही है, तो इस प्रकार से पहले बच्चा क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है और उसके बाद फिर विशिष्ट क्रियाएं करता है। कि पहले जैसे बहुत सारे पक्षी होते हैं तो कि ये क्या है, कि पक्षी है, ये क्या है, तो पक्षी है। तो सामान्य स्थिति में जब वह बड़ा हो जाता है और समझने लग जाता है, उसके बाद वो बताता है कि यह कबूतर है, या यह तोता है, या यह कौवा है, इस प्रकार से, या और अन्य चिड़िया के जो नाम है वो लेना शुरू करता है। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 12वां, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास होने का सिद्धांत। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, कि शैशवावस्था में तेजी से विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाता है और फिर किशोरावस्था में बढ़ जाता है, तो उसी से संबंधित हैं। तो देखते हैं कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास तेजी से होता है, अर्थात अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में विकास तेजी से होता है। तो वही वाली बात आ गई कि शैशवावस्था में वृद्धि और विकास तेज गति से होता है, क्योंकि उसमें बच्चा जो है वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है और बोलना सीखता है। अनुकरण द्वारा बहुत सारी गतिविधियां जो हैं वो बच्चा सीखता है। तो इस अवस्था में विकास जो है वो बहुत तेजी से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत। देखें कि विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचयी का अर्थ है जोड़ते जाना या इकट्ठे करते जाना। इसको एग्जाम्पल से समझे हम कि शैशवावस्था का आत्म प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जाता है। शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है और पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तो कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जाता है। मतलब किशोरावस्था जो है वो शैशवावस्था की रिपीटेशन स्टेज होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचय प्रगति है। कि बच्चा जब चलना सीखता है तो एक कदम रखेगा और दूसरा कदम फिर रखेगा, तो वो वाला कदम पीछे रह जाएगा और अगला वाला जो कदम है आगे रह जाएगा। तो ये संचयी और पुनरावृत्ति सिद्धांत से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखें विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार जिस बालक का विकास होता है उसे देखकर उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं कि यह बालक भविष्य में क्या करेगा। जैसे कि हम देखें कि बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, या यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। उसके जो क्रियाकलापों से गतिविधियों से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम देखें
15वां जो सिद्धांत है, विकास, परिपक्वता तथा सीखने की उपज है का सिद्धांत। जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण है। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर ही निर्भर करता है कि बालक की परिपक्वता भी हो और सीखना भी हो। दोनों ही अगर साथ में होंगे तो विकास अच्छी तरीके से होगा। अगर परिपक्वता में कमी होगी या सीखने में कमी होगी तो बच्चे का जो विकास है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दोनों की अंतःक्रिया होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट हम देखें 16वां, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है का सिद्धांत। विकास जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तनों से कैसे प्रभावित होता है, देखते हैं कि बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुसार के अनुरूप ही व्यक्ति का विकास होता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है कि वो किस परिवेश में रहता है, किस सांस्कृतिक माहौल में रहता है। उस सांस्कृतिक परिवेश में बच्चे का विकास होता है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ग्रामीण परिवेश में रह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग, या शहरी स्तर पर रह रहा है, या अलग अलग कल्चर होते हैं धर्म के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो उसी के अकॉर्डिंग उसमें मात्रात्मक गुणों में परिवर्तन होता है और उसका विकास होता है। लास्ट जो सिद्धांत है आपके सामने वो है विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण है। विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण कैसे हैं वो देखते हैं हम। तो इसमें है कि विकास की आरंभिक नींव अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें, व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। तो ये लास्ट सिद्धांत था। इसको इस तरीके से समझें एक बार और कि विकास की जो आरंभिक नींव है, जब बच्चे का विकास जन्म होता है उस टाइम पे जो उसका विकास होता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है कि उसको किस प्रकार का माहौल मिलता है वो उसको देखकर और धीरे धीरे अपने माइंड में वो सेव करता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी अभिवृत्ति या आदतें या व्यवहार बनता रहता है। तो आरंभिक वर्ष जो है बच्चे के शैशवावस्था वाले वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वही उसकी आरंभिक बुनियाद होती हैं विकास की। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। इसीलिए घर में जो है अगर इस प्रकार से की ऐसी कोई बात होती है तो बच्चों को उस बात से दूर रखा जाता है ताकि बच्चे पर प्रभाव नहीं पड़े या बच्चे के सामने ऐसी कोई बात नहीं हो। तो इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को भी। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर करें और इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि किस प्रकार से विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती है, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, किस वर्ष से किस वर्ष तक होती हैं और इनमें क्या क्या परिवर्तन होता है। और इनमें कुछ परिभाषाएं भी दे रखी है और कुछ कारक जो हैं प्रभावित करने वाले, ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में देखेंगे और उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। तो एक बार क्या है कि मैटर को हम पढ़ लेते हैं 2 या 3 वीडियो में, उसके बाद इसके 600-700 क्वेश्चन इस एक टॉपिक के ही आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे और उनको विश्लेषित करके भी समझाया जाएगा। तो एग्ज़ाम में कैसे भी क्वेश्चन आए घुमा फिरा के, डेफिनेटली अगर आपने ये वीडियो थ्योरेटिकल वाली और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली अगर देख ली तो आप इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा और आप आसानी से कर लोगे, ये मेरा आपसे विश्वास है। तो इस चैनल पर आपके को रीट लेवल फर्स्ट की मैथ्स, रीट लेवल सेकंड की मैथ्स और रीट लेवल सेकंड की साइंस के क्वेश्चन भी मिलते हैं और बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन भी मिलते हैं। तो आप चैनल पर बराबर बने रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।